हर देश का संविधान देखिए एक कहानी बताता है ना। लेकिन सवाल यह है कि उसकी आत्मा कहाँ बसती है। भारत के लिए जवाब उसके पहले ही पन्ने में है। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की गहराइयों में उतरते हैं, वो वादा जो उस देश ने खुद से किया था। ये है वो एक पन्ना। देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में इसमें हमारे देश का पूरा दर्शन, पूरा सपना समाया हुआ है। लेकिन जानते हैं, दशकों तक इस पर एक बहुत बड़ा सवाल लटका रहा कि इसकी असली ताकत क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द हैं, या फिर कानून की नज़र में इनका कोई वजन भी है? महान न्यायवेद एन पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। और ये बात कितनी सही है। जरा सोचिए, जैसे एक आईडी कार्ड बताता है कि कोई इंसान कौन है, कहां से है, वैसे ही प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर क्या है और क्या बनना चाहता है। तो ठीक है, चलिए फिर इस वादे को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस संविधान को शक्ति यानी अथॉरिटी मिलती कहां से है? इसकी शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। और ये बात मामूली नहीं है। ये साफ साफ बताता है कि संविधान की शक्ति किसी राजा या किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत के आम नागरिकों से आती है। यही तो है सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद। अच्छा, तो प्रस्तावना ये भी बताती है कि भारत एक ऐसा देश होगा जो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और एक गणराज्य है। हर एक शब्द का बहुत गहरा मतलब है, और ये पांचों शब्द मिलकर भारत के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को तय करते हैं। चलिए इनमें से एक शब्द को पकड़ते हैं, गणराज्य। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा देश जहां का सबसे बड़ा पद, मतलब राष्ट्र का प्रमुख, चुनाव से तय होता है, विरासत से नहीं। जैसे भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में ये पद शाही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और देखिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। गणराज्य होने का एक और बड़ा मतलब है कि किसी भी नागरिक को कोई खास दर्जा या विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। सारे सरकारी पद हर नागरिक के लिए उसकी योग्यता के आधार पर खुले हैं। ये समानता के सिद्धांत को दिखाता है। तो देश का चरित्र तो तय हो गया, पर अब सवाल है कि देश के लक्ष्य क्या हैं। प्रस्तावना 4 बड़े लक्ष्य बताती है। सभी के लिए न्याय, हर तरह की स्वतंत्रता, स्टेटस और मौके की समानता, और आपस में भाईचारा, जो हर व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता को बढ़ाए। यही है भारत का असल आदर्श। लेकिन इन खूबसूरत शब्दों और ऊंचे आदर्शों की वजह से ही एक बहुत बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया। एक ऐसा सवाल उठा जिसने भारत की सबसे बड़ी अदालत को भी कई सालों तक उलझाए रखा। सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या ये प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का ही एक अंग है, या ये बस एक तरह का परिचय है, एक इंट्रोडक्शन? इस एक सवाल का जवाब ये तय करने वाला था कि प्रस्तावना का असल में कोई कानूनी वजन है भी या नहीं। इस सवाल का जवाब हमें एक बार में नहीं मिला। इसकी एक पूरी कानूनी यात्रा है जो 3 बड़े केसेस से होकर गुजरी। 1960 का बेरूबारी यूनियन केस, 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, और 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। चलिए देखते हैं कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा। तो शुरुआत में 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नहीं। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना ये समझने के लिए एक चाबी की तरह तो है कि संविधान बनाने वालों के मन में क्या था, लेकिन ये कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का केशवानंद भारती केस, जो भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और एकदम साफ शब्दों में कहा, हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। और फिर आखिरकार 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर एक बार फिर से पक्की मुहर लगा दी। उन्होंने केशवानंद भारती के फैसले को सही ठहराया और इस पूरी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यह तय था, प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। अच्छा, अब जब यह तय हो गया तो एक नया और उतना ही जरूरी सवाल खड़ा हो गया। अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो क्या संसद, जिसके पास संविधान को बदलने की शक्ति है, इसे भी बदल सकती है? क्या इसके शब्दों में फेरबदल किया जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ऐसा हुआ सिर्फ एक बार। अपने 70 से ज्यादा सालों के इतिहास में भारत की प्रस्तावना को सिर्फ और सिर्फ एक बार बदला गया है। ये बदलाव हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए।
उस वक्त संसद ने इसके मूल पाठ में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और बस उसके बाद से आज तक प्रस्तावना वैसी ही है। तो इस पूरी कानूनी यात्रा का, इस पूरी बहस का सार क्या निकला? सार ये है कि प्रस्तावना सिर्फ एक खूबसूरत काव्यात्मक शुरुआत नहीं है। नहीं, ये भारत के संविधान की नींव है, उसका आधार है, उसका फाउंडेशन है। तो इसका असली महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जब भी संविधान के किसी हिस्से को लेकर कोई दुविधा होती है या उसकी व्याख्या करनी होती है, तो अदालतें प्रस्तावना की ओर देखती हैं। ये वो गाइडिंग स्टार है, वो ध्रुव तारा है जो संविधान की आत्मा और उसके असली इरादे की रोशनी दिखाता है। चलिए एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। प्रस्तावना सिर्फ एक कागज पर लिखा दस्तावेज नहीं है, ये एक जिंदा वादा है। एक वादा जो भारत ने अपने हर नागरिक से किया है, न्याय का, स्वतंत्रता का, समता का और बंधुता का। तो असली सवाल यह है कि आज इतने सालों बाद हम सब मिलकर इस वादे को कितना और कैसे पूरा कर रहे हैं।